नमस्कार और आपका एक बार फिर स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत। आज हम लोग हैं लेक्चर 8 पर, जहां पर कि हम बात करेंगे गतिविधियों का दर निर्धारण या आकलन, अर्थात एक गतिविधि को करने में कितनी लागत आएगी। यह चर्चा हम कर रहे हैं पाठ्यक्रम के मॉड्यूल परियोजना की लागत का अनुमान। इसके अंतर्गत यहाँ पर दिए गए हैं सभी मॉड्यूल जो कि हम इस पाठ्यक्रम में कवर करेंगे। और जो आज की चर्चा है वो मैंने जैसा कहा परियोजना की लागत का अनुमान इसके अंतर्गत आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि परियोजना लागत का अनुमान लगाने के लिए पहले तो हमें अलग अलग वस्तुओं या गतिविधियों को चिन्हित कर लेना चाहिए और चिन्हित करने के बाद उन गतिविधियों की मात्रा हमको पता होनी चाहिए। मात्रा पता करने के साथ साथ लागत पता करने के लिए हमको चाहिए दर। गतिविधियों की दरों का निर्धारण या आकलन कैसे किया जाए? या तो हम मानकों में दी गई दरें उनका प्रयोग कर सकते हैं और या फिर किसी भी गतिविधि को दर विश्लेषण अर्थात रेट एनालिसिस के माध्यम से तय कर सकते हैं। दर तय करते समय यह भी ध्यान में रखना होता है कि कार्य का विवरण या स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ये सभी बातें अनुबंध में स्पष्ट रूप से दी जाती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इन बातों पर भरपूर ध्यान दिया जाता है और स्पष्ट रूप से विवरण आदि लिखा होता है, तो हमें दर निर्धारित करने में सहायता होती है। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा उदाहरण चल रहा है बाउंड्री वॉल, उसकी लागत का आकलन करने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि इस उदाहरण में आवश्यक गतिविधियों को चिन्हित किया जा चुका है और उनकी मात्रा का अनुमान भी लगाया जा चुका है। पिछले 2 लेक्चर में शायद हमने तमाम गतिविधियां तय कर दी थी कि एक्सकेवेशन होगा, पीसीसी होगा, ब्रिक वर्क होगा, कंक्रीट होगा, सरिया का थोड़ा बहुत काम होगा और उसके बाद विवरण पर भी चर्चा हो चुकी है कि किस प्रकार से उन गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मात्रा का आकलन भी ड्राइंग्स के आधार पर किया जा चुका है। बाकी बचा है दर पता करना। तो यह एक तालिका है जहां पर कि जो आइटम हमने तय किए थे वो लिस्ट किए गए हैं। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:3 mortar, RCC वर्क of M25 grade in columns and footings, excluding स्टील सेंटरिंग एंड शटरिंग, क्योंकि स्टील का काम यहाँ लिया गया और सेंटरिंग शटरिंग का काम फॉर्म वर्क के रूप में यहाँ लिया गया। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लास्टर और बार्ब्ड वायर, इन गतिविधियों को चिन्हित करके हमने इन मात्राओं को भी निकाला हुआ है। उनकी ये यूनिट्स हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट की लागत निकालने के लिए हमें इन गतिविधियों की दरों को जानना आवश्यक है। हमको यह पता होना चाहिए कि एक्सकेवेशन का क्या रेट होगा, ब्रिक वर्क का क्या रेट होगा, आरसीसी वर्क का क्या रेट होगा। अगर हमको पर यूनिट ये रेट पता होगा तो हम हर गतिविधि का अमाउंट निकाल सकते हैं और इन सभी अमाउंट्स को हम जोड़ देंगे तो हमको परियोजना की लागत का अनुमान मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दरें कैसे निकाली जाती हैं। किसी भी गतिविधि या एक्टिविटी को पूरा करने के लिए निम्न संसाधनों की आवश्यकता होती है: कच्चा सामान, रॉ मटेरियल, श्रम यानी लेबर, उपकरण यानी इक्विपमेंट एंड मशीन्स और अन्य जैसे बिजली, पानी इत्यादि। जब हम कच्चे सामान की बात करते हैं तो इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो है मात्रा अर्थात क्वांटिटी और दूसरा उसकी क्वालिटी। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कोई भी सामान किस मात्रा में चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। स्टील है तो हमें कितनी चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, किस डायमीटर का रीइंफोर्समेंट चाहिए। कंक्रीट है तो M25 है कि M30 है, क्या है, कितनी कंक्रीट है, कितना रॉ मटेरियल उसमें लगेगा। जब हम श्रम की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, तो हमें किस प्रकार के श्रमिक चाहिए, वेल्डर चाहिए, मेसन चाहिए, कारपेंटर चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना होगा।
उपकरण भी उसी प्रकार से, किस प्रकार के उपकरण या मशीन एक निर्माण गतिविधि में लगेंगे। वेल्डिंग मशीन यदि चाहिए तो लगेगी, नहीं चाहिए तो नहीं लगेगी। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हम आवश्यकता होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इस प्रकार से एक लिस्ट करना आवश्यक होता है कि किसी भी गतिविधि में किस प्रकार के संसाधन प्रयोग में आएंगे। इसके बाद आती है बात बिजली और पानी की। किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में बहुत सारा पानी लगता है। पानी की लागत का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। उसके लिए अक्सर तमाम अन्य व्ययों को जोड़कर एक परसेंटेज, चाहे वो 1% हो, 2% हो, उसको हम पानी के प्रति व्यय मान लेते हैं। उसी प्रकार से बिजली, अगर कोई विशेष आवश्यकता या विशेष बात नहीं है, वो भी हम अन्य व्ययों को जोड़कर एक परसेंटेज लेकर आगे बढ़ सकते हैं अनुमान लगाने के लिए। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अंततः हम लोग मात्र अनुमान लगा रहे हैं। जितना भी हम तमाम फैक्टर्स को अपनी सोच में सम्मिलित कर लेंगे, उतना ही हमारा अनुमान सटीक और सही होगा। ऊपर दिए गए व्ययों के अलावा ऊपरी व्यय अर्थात ओवरहेड और मुनाफे का भी ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ श्रमिकों और उपकरणों की उत्पादकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्रमिकों का वेतन और कच्चा सामान पर होने वाला व्यय महंगाई दर और मार्केट फोर्सेस पर भी निर्भर करता है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि एक निर्माण परियोजना कई महीनों या कभी-कभी कई साल चलती है, तो उस अवधि में किस प्रकार से वेतन बदलेंगे। न्यूनतम वेतन सरकार तय करती है, हर 6 महीने में उसका एक रिवीजन आता है, संशोधन आता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमको लेबर कॉस्ट लेनी चाहिए। महंगाई दर का जहाँ तक सवाल है, वो हमारे कच्चे सामान के व्यय पर भी डायरेक्ट सीधा प्रभाव डालती है। स्टील का दाम, सीमेंट का दाम मार्केट में ऊपर नीचे होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। अतः प्रोजेक्ट का सही और सटीक अनुमान लगाने के लिए इन सभी बातों का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा अनुमान सही होगा, नहीं तो हमारे अनुमान से वास्तविक लागत बहुत भिन्न हो सकती है। अब एक प्रश्न जिस पर कि हमने अभी चर्चा नहीं की है तमाम फैक्टर्स में, जब चर्चा यहाँ पे हुई, वो है समय। इन संसाधनों में समय को शामिल नहीं किया गया है। ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर हम किसी समय विचार अवश्य करेंगे, लेकिन वर्तमान के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। लेकिन परोक्ष रूप में जब हम उत्पादकता की बात करते हैं तो समय अपने आप उसमें शामिल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमको 100 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन करना है, हमारे पास एक मशीन है जो कि 10 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन 1 घंटे में करती है, तो 100 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन करने के लिए हमको 10 घंटे लगेंगे। अगर यही गतिविधि हम हाथ से करते हैं, मैनुअली करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि श्रमिक 1 घंटे में कितना एक्सकेवेशन कर पाते हैं। तो हमें मैन डेज, मैन मंथ्स, इनका कैलकुलेशन करना होगा। तो समय परोक्ष रूप से हमारे कैलकुलेशन में सम्मिलित है, लेकिन डायरेक्ट इन्हीं चीज़ों को हम अपने आकलन में शामिल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम गतिविधि की दर का अनुमान लगाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए देश की विभिन्न संस्थाएं जैसे CPWD और सरकार के अन्य विभाग समय समय पर निर्माण कार्य में सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली गतिविधियों की दरें प्रकाशित करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर शेड्यूल ऑफ रेट्स या एनालिसिस ऑफ रेट्स के रूप में तमाम संस्थाएं ये दरें प्रकाशित करते हैं। यही हम इन प्रकाशित दरों को हम मानक दरें मान सकते हैं, हम एक स्टैंडर्ड रेट मान सकते हैं अनुमान लगाने के लिए। यदि किसी विशेष गतिविधि की दर नहीं भी दी गई है तो दर विश्लेषण द्वारा उसकी दर को निर्धारित भी किया जा सकता है। यद्यपि CPWD द्वारा प्रकाशित मानकों में हजारों गतिविधियों की दरें दी जाती हैं, लेकिन यह हो सकता है कि एक विशेष निर्माण परियोजना में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी गतिविधि हो जिस पर कि CPWD के मानकों में दर उपलब्ध न हो।
उस गतिविधि की दर हमको रेट एनालिसिस या दर विश्लेषण द्वारा पता करनी होगी। इसका भी एक उदाहरण हम थोड़ा सा देखेंगे और बात वही होगी, जो संसाधन हमें चाहिए उनकी विस्तृत जानकारी और उनकी मात्रा, ये अगर हमें पता है तो हम दर विश्लेषण द्वारा उस गतिविधि की दर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम मानकों के अनुसार M25 कंक्रीट के लिए दर के विश्लेषण और निर्धारण को देखें। M25 या M25 वही कंक्रीट ग्रेड है जो कि चार दीवारी के निर्माण या हमारी जो बाउंड्री वॉल का उदाहरण हो रहा है उसमें उपयोग में लाई जाने वाली कंक्रीट है। और इस कंक्रीट का विवरण नीचे दिया हुआ है। इस विवरण पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन मशीन बैच्ड एंड मशीन मिक्स्ड design mix M25 grade concrete for reinforced cement concrete work at all levels using cement content as per approved design mix, including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, but including the cost of admixtures in recommended proportion as per IS 9103 without impairing strength and durability as per directions of engineering charge। तो जैसा कि पहले हमने जब विवरण पे चर्चा की थी तो हमने इसमें दिए गए सभी कीवर्ड्स का विश्लेषण किया था। इन परिस्थितियों में M25 कंक्रीट की दर क्या होगी यह पता करना है। तो हमको M25 कंक्रीट की 1 क्यूबिक मीटर की दर ज्ञात करनी है। उदाहरण के लिए हमने लिया है मानक डेली एनालिसिस ऑफ रेट्स, 2016 का है, थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर आप नया वर्जन लेंगे तो आपको कुछ अलग वैल्यू शायद मिलेंगी, लेकिन उदाहरण के लिए काफ़ी है। यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स ऑफ कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। इसमें मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, अर्थात जो सामग्री यूज़ होगी, स्टोन एग्रीगेट एक साइज़ का, दूसरी साइज़ का, तीसरी साइज़ का, सैंड और कैरेज। उसके बाद सीमेंट की बात हुई, उसके बाद प्लास्टिसाइज़र की बात हुई, फिर बात हुई प्रोडक्शन कॉस्ट, पंपिंग टू रिस्पेक्टिव फ्लोर्स एंड लेइंग इन पोजीशन, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंक्रीट बाय बैच मिक्स प्लांट, पंपिंग चार्जेस ऑफ कंक्रीट इंक्लूडिंग हायर चार्जेस ऑफ पंप, पाइपिंग वर्क एंड एक्सेसरीज। तो ये सब बातें हुई इक्विपमेंट को लेकर। फिर श्रम अर्थात लेबर की बात हुई कि लेबर फॉर पोरिंग, कंसोलिडेटिंग एंड क्योरिंग, इसमें तरह तरह के जो श्रमिक हिस्सा लेंगे उनके बारे में जिक्र हुआ। फिर विविध, फिर सन्ड्रीज अर्थात छोटे मोटे जो खर्चे होंगे उनको लिया गया। और जब यहाँ पर हम 5520 पर पहुँच गए तब 1% वाटर चार्ज को जोड़ दिया गया और उसके बाद 15% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट्स एंड ओवरहेड्स को जोड़कर 1 क्यूबिक मीटर M25 कंक्रीट की कीमत 6,446 रुपये 46 पैसे, 6,446 रुपये 45 पैसे की ली जा सकती है। ये बात इस विवरण से स्पष्ट होती है। अगर हमारी साइट पर जो कंक्रीट प्रयोग में आनी है वो इससे भिन्न है तो हमको पता है कि किस जगह पर वह बात भिन्न हो जाएगी और हम उसको इनकॉर्पोरेट करके, उसको अपनी सोच में जोड़ करके एक नई कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम अन्य गतिविधियों जैसे अर्थवर्क, ब्रिक वर्क, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो कि फाउंडेशन के नीचे आएगी, प्लास्टर, सेंटरिंग, शटरिंग, स्टील वर्क इन RCC इंक्लूडिंग बेंडिंग एंड बाइंडिंग इन पोजीशन, बार्ब्ड वायर, इनकी डिटेल या इनका विवरण देखेंगे तो यह रेट्स हमको मिल जाएंगे। कंक्रीट का रेट हमने अभी देखा कि 6,446 रुपये 50 पैसे लिया गया है, वहाँ पर 45 पैसे आ रहा था। तो अगर हम ये रेट्स मान लेते हैं तो ये मात्रा दी हुई है, रेट हमको पता है, तो इसका अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। इसको यहाँ दी गई संख्या और यहाँ दी गई संख्या को गुणा करते चलेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट निकल आएंगे और ये हमारा आ जाएगा कुल योग। अब जब कुल योग 3,91,335 रुपये आया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि हमको जो बाउंड्री वॉल बनानी है 55 मीटर की
जिसके के आधार पर हमने ये मात्राएं निकाली थी, और उन गतिविधियों की दर हमने डेली एनालिसिस ऑफ रेट से लिया। उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 3,91,335 रुपए में वह दीवार बन जानी चाहिए। तो उस दीवार की एक अनुमानित लागत 3,91,335 रुपए मानी जा सकती है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 55 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल की अनुमानित लागत 3,91,335 रुपए बनती है। इस आधार पर अगर हम प्रति मीटर की लागत निकालना चाहें तो हमको मिलेगा 7,115। 3,91,335 डिवाइडेड बाई 55 अगर हम करते हैं तो लगभग 7,115 रुपए की लागत आएगी। तो यह एक रूल ऑफ थंब या बिल्कुल मोटे तौर पर बिना किसी भी कैलकुलेशन को किए अनुभव के आधार पर, तो ये प्रति मीटर की जब हम बात करने लगते हैं तो ये 7,000 रुपये, चाहे वो 7,115 हो, चाहे 7,110 हो, 7,000 हो, 7,200 हो, यह बात अनुभव पर आ जाती है। अगर हमारे इंजीनियर को अनुभव है बाउंड्री वॉल बनाने का तो वो कह सकता है कि ठीक है, आपकी ये ड्राइंग है, इसमें आरसी वर्क होगा, ब्रिक वर्क होगा, तो हर मीटर पर आपको 7,000 से लेकर 7,200 रुपये के बीच में खर्चा आएगा। तो अगर आपकी 55 मीटर की बाउंड्री वॉल है तो आपका अनुमानित खर्चा 3,91,000 4 लाख रुपए होगा। अगर यही बाउंड्री वॉल 100 मीटर की होगी तो हम 7 लाख, 7.25 लाख रुपए का अनुमान लगा सकते हैं। आगे की कार्रवाई अर्थात यह जो लागत का अनुमान लगाया गया वह तो ओनर की ओर से लगाया गया है। जो ओनर है उसने ये तय किया कि हम एक बाउंड्री वॉल बनाएंगे या हमें बनानी चाहिए, वो 55 मीटर की होगी। उसके लिए हमने ड्राइंग तय की और उससे हमने सभी गतिविधियों की मात्राएं निकाली और एक रेट लेकर के एक अनुमानित लागत का कैलकुलेशन किया। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि बाउंड्री वॉल की वास्तविक लागत 3,91,335 रुपए ही हो। क्यों? कि हमारी क्वांटिटी अर्थात जो हमने मात्रा ली है वह अलग हो सकती है। हमने एक्सकेवेशन में थोड़ा सा अंदाज़ा लिया हुआ है, हमने ब्रिकवर्क में अंदाज़ लिया हुआ है, रीइंफोर्समेंट में कुछ बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान में रखना होगा। तो जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। हमने जो कॉस्ट एस्टिमेट किया है अर्थात जो रेट लिया है वो एक पब्लिश्ड रेट है, मानकों के आधार पर लिया गया है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जो ठेकेदार है, जो बिड करेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वह उन्हीं रेट्स पर बिड करे। हर ठेकेदार अपनी तरफ से अपने तरीके से रेट्स का कैलकुलेशन करता है और उन रेट्स के आधार पर अपनी बिड वैल्यू देता है। इसलिए 3,91,335 का जो आंकड़ा है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उससे भिन्न हो सकता है। इस बात पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन टेंडर निकालने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कितना वर्क इन्वॉल्व है, उसके लिए 3,91,335 की वैल्यू ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये ध्यान रखिए कि ये लागत या ये वैल्यू हमने एक डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया है। हमारे पास ड्राइंग थी, उससे हमने मात्रा निकाली और हमने रेट लेकर के उसको कैलकुलेट किया है। यह भी हो सकता था कि हम ये सब कुछ ना करते, मात्र अनुभव के आधार पर कहते कि 55 मीटर की बाउंड्री वॉल है, 7,000 रुपये हमारे पर मीटर लगेंगे और हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है। इसके आधार पर भी हम टेंडर निकाल सकते थे। इस बात पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यह 3,91,335 निकालने के बाद हम लोग इसी वैल्यू को लेकर टेंडर निकाल सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। अर्थात नोटिस इनवाइटिंग टेंडर या नोटिस इनवाइटिंग बिडर्स पब्लिश कर सकते हैं, उसको प्रकाशित कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो गतिविधियां हमने इस उदाहरण में ली हैं, क्या इसके अलावा भी और कोई गतिविधि है जो हमें अपनी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए आवश्यक है। एक बार फिर हम बाउंड्री वॉल के चित्र को देखते हैं।
कि हमारा 2.5 मीटर सेंटर टू सेंटर आरसी पिलर्स हैं, ब्रिक वर्क है, 10 मीटर और 20 मीटर की दीवार है, यहाँ पे 5 मीटर की ओपनिंग है। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि इसमें हम एक चीज़ नहीं ले रहे हैं, उसी की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। हम फिर से इस ड्राइंग को भी देखते हैं जहाँ पर कि आरसी पिलर्स और ब्रिक वर्क एक दूसरे व्यू में दिखाए गए हैं। ये हमारे बार्ब्ड वायर हैं और ये हैं एंगल जिन पर कि बार्ब्ड वायर लगाए जाएंगे। अब इन एंगल्स जिन पर कि बार्ब्ड वायर्स लगाए जाएंगे, इसकी चर्चा हमने अपने गतिविधियों में नहीं की है। एंगल्स पर जो व्यय आएगा, एंगल को खरीदने में, उसको काटने में, उसको यहाँ पे फिक्स करने में, उसका व्यय हमने अपने अनुमानित लागत में नहीं लिया है। इस तरीके की त्रुटि, ओवरसाइट, गलती हो जाती है। यह भी हो सकता है कि हमने सभी गतिविधियां ले ली, लेकिन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन या निष्पादन के दौरान यह लगा कि यहाँ पर हमको कुछ संशोधन भी करना चाहिए, तो वहाँ पर भी ऐसी गतिविधि आ सकती है जो कि हमारे ओरिजिनल अनुबंध में नहीं है। यहाँ पर उन एंगल्स का एक और चित्र है कि एंगल्स हैं 100 × 100 × 8, उसका साइज दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है, 400 ऊपर आएगा और फिर कुछ एम्बेडमेंट होगा। यहाँ पर उन एंगल्स में 4 छेद किए जाएंगे। इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही हम कॉस्ट एस्टिमेशन सटीक करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस गतिविधि को हमें अतिरिक्त गतिविधि के रूप में देखना होगा। तो प्रोवाइडिंग एंगल्स इन दिस बाउंड्री वॉल, इस बाउंड्री वॉल में उन एंगल्स को लगाना हमको एक अतिरिक्त गतिविधि अर्थात एक्स्ट्रा आइटम के रूप में देखना होगा और उसकी दर निर्धारित करनी होगी। जो हमने अभी तक कैलकुलेशन किया उसमें वह दर सम्मिलित ही नहीं थी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम वापस बेसिक्स पर जाएंगे और देखेंगे कि इस अतिरिक्त गतिविधि में सामान क्या लगेगा, लेबर क्या लगेगा, उपकरण किस तरीके के यूज़ होंगे और बिजली पानी आदि का खर्चा कितना आएगा। साथ ही साथ उस गतिविधि पर ओवरहेड या मुनाफा कितना होगा, श्रमिकों और उपकरणों की उत्पादकता क्या है, महंगाई दर क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम इस अतिरिक्त गतिविधि की दर निकाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज को या ये अभ्यास जो हम करते हैं उसको ही हम कहते हैं दर विश्लेषण अर्थात रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस करने के लिए हमको वापस जिस प्रकार से कंक्रीट की एक तालिका हमने आपको दिखाई थी कि मटेरियल, लेबर, मशीन, उन सभी का इनपुट कितना है वो देखना होगा 1 टन या एक फिक्स्ड वैल्यू के स्टील वर्क पर। यह स्टील वर्क सरिया के काम से भिन्न है, इसलिए इसको अलग से ही देखा जाता है। जब हम निर्माण सामग्री की बात करते हैं तो किस प्रकार की निर्माण सामग्रियों की बात होती है? सीमेंट, बजरी, गिट्टी आदि की बात हो सकती है, स्टील की बात हो सकती है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड वो भी सामान है। कटर अगर यूज़ होता है कोई चीज़ काटने के लिए, जैसे कि इस उदाहरण में हमें एक लंबा एंगल ला करके छोटे पीसेस में काटना पड़ेगा तो एक कटर चाहिए, तो कटर में ब्लेड लगता है। सामग्री को साइट पर लाने में होने वाला व्यय, सामग्री को साइट पर रखने में व्यय, इन सभी व्ययों को हमको ध्यान में रखना होगा। सामग्री के बाद श्रम अर्थात लेबर की बात होती है, तो अलग अलग कार्यों में अलग अलग प्रकार के श्रमिकों की, अलग अलग प्रकार से ट्रेन श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें अनस्किल्ड लेबर भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में हमको अनस्किल्ड लेबर कुछ चाहिए हो, साथ में स्किल्ड श्रमिक भी चाहिए हो सकते हैं जो कि वेल्डर होंगे, बढ़ई होंगे, मेसन होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे। श्रमिकों के बीमा में होने वाला व्यय, श्रमिकों के रहने की व्यवस्था कभी कभी साइट पर की जाती है, उसमें होने वाला व्यय, यह सब एक तरीके से लेबर कॉस्ट में सम्मिलित करके लेबर कॉस्ट निकालनी होगी। जहाँ तक उपकरणों का सवाल है, यह बात मैं आपके ऊपर गृह कार्य में छोड़ देता हूँ। किसी भी गतिविधि को ले लीजिए, चाहे वो आप इस बार जो उदाहरण चल रहा है जिसमें कि हम कह रहे हैं अतिरिक्त गतिविधि के रूप में एंगल्स को लगाना, उसमें किस प्रकार के उपकरण चाहिए होंगे उनकी एक लिस्ट बनाएं। निर्माण सामग्री, श्रम और उपकरण के बाद बिजली, पानी आदि के लिए क्या कर सकते हैं?
हम आमतौर पर मटेरियल और श्रम की लागत का 1.5% पानी के शुल्क के रूप में प्रावधान ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पर केवल मटेरियल और श्रम की लागत ली गई है, उपकरणों की लागत इस कैलकुलेशन में नहीं ली जाती है। यह एक कन्वेंशन है। और जहाँ तक ठेकेदार के ओवरहेड्स और मुनाफे का प्रश्न है, वहाँ पर आमतौर पर मटेरियल और श्रम की लागत का 15% लेने का प्रावधान किया जा सकता है। अंततः यह ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि यह सब करके हम एक सटीक एस्टिमेट ही बना रहे हैं, इसके आधार पर व्यय नहीं कर रहे हैं। व्यय हमारा होगा जब हम एक कॉन्ट्रैक्टर चिन्हित कर लेंगे और उसके द्वारा दिए गए रेट्स हम मान लेंगे और उन रेट्स के आधार पर निष्पादित मात्रा को ध्यान में रखकर उसको मेजर करके वो पेमेंट जब हम करेंगे तो वो हमारा एक्चुअल पेमेंट होगा, एक्चुअल या वास्तविक व्यय वहाँ पे होगा। इसलिए यहाँ पर हम किसी न किसी प्रकार से कुछ अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। आज का लेक्चर समाप्त करने से पहले कुछ अन्य बातों पर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक है श्रमिक उत्पादकता। इस बात पर पहले भी चर्चा हुई जबकि हमने कहा कि 100 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन करने के लिए हमको कितने श्रमिक लगेंगे या कितनी मशीन लगेगी, उसकी उत्पादकता हमें जानना चाहिए। तो श्रमिक उत्पादकता अर्थात लेबर प्रोडक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, उसमें ये किस बात पर निर्भर करती है? यह काम पर, श्रमिक की स्किल पर, उसकी शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। एक काम जिसकी कुछ मात्रा है, 10 स्क्वायर मीटर पेंटिंग है, 50 स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क है, उसको करने के लिए एक प्रशिक्षित श्रमिक या लेबर द्वारा लिए जाने वाला समय और एक अप्रशिक्षित श्रमिक द्वारा लिए जाने वाला समय अलग अलग होगा। प्रारंभ में कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय कम होता जाता है, जिसे लर्निंग कर्व के रूप में जाना जाता है। यह भी हो सकता है कि शुरू में जबकि हमारी लेबर टीम नई है, एक नए वातावरण में काम कर रही है, तो उसको 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने में या 1 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेशन करने में थोड़ा समय लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ पर वो लोग रवा होते जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है, तो हम उनकी उत्पादकता में वृद्धि देखते हैं, वो काम जल्दी समाप्त होता है। तो ये है बात श्रमिक उत्पादकता की। जब 55 मीटर की बाउंड्री वॉल पर 3,91,335 रुपये की बात हुई थी, तब एक प्रारंभिक अनुमान की बात भी हुई थी, जबकि हमने कहा कि प्रति मीटर उस बाउंड्री वॉल पर 7,115 या इस तरीके की कोई वैल्यू थी, ये हमारा व्यय आएगा। तो ये प्रारंभिक अनुमान किस तरीके से लगाया जा सकता है, किसके आधार पर लगाया जा सकता है? ये प्रारंभिक अनुमान योजन, संसाधनों को जुटाने, नीतिगत निर्णयों को लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है, सैद्धांतिक मंजूरी के लिए आवश्यक होता है। अर्थात हमको कोई ना कोई एक वैल्यू चाहिए जिससे कि हम सिद्धांत रूप में एक अप्रूवल ले सकें कि हाँ 3,91,000 है तो 4 लाख का हम अप्रूवल ले लें या 3.5 लाख का अप्रूवल लें कि हाँ ठीक है, उस बाउंड्री वॉल पर इतना खर्चा शायद आएगा। अलग अलग संरचनाओं या स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग अनुमान तैयार किए जाने चाहिए। विस्तृत अनुमानों की तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए इन अनुमानों की आवश्यकता होती है। तो जब हमें एक बार सिद्धांत रूप में अनुमति मिल जाती है, तब हम आगे बढ़ते हैं और विस्तृत अनुमान, ये जो 3,91,335 आया है, वह एक तरीके से विस्तृत अनुमान है। मैंने पहले भी कहा कि एक प्रारंभिक अनुमान अनुभव के आधार पर प्रति मीटर 7,000 रुपये, 7,500 रुपये लेकर बनाया जा सकता था। प्रारंभिक अनुमान अनुभव और रूल ऑफ थंब के आधार पर तैयार किए जा सकते हैं। अब जो प्रारंभिक अनुमान है वह किन बातों पर निर्भर करते हैं? क्षेत्रफल, एरिया हो सकता है, निर्माण सामग्री हो सकती है, निर्माण विधि हो सकती है, या विवरण या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें और देखें कि बिल्डिंग, सड़क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या पुल या ब्रिज, इनके प्रारंभिक अनुमान के आधार क्या होंगे, तो हम देखेंगे कि बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग का प्रकार, उसमें रहने वालों की संख्या, क्षेत्रफल या वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो एक अनुमान कि ठीक है 1000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग बनेगी, 2000 क्यूबिक मीटर स्पेस
कवर होगी। इसके आधार पर एक प्रारंभिक अनुमान लगाने के लिए हमारे पास आंकड़ा होना चाहिए कि प्रति स्क्वायर मीटर 2,000 रुपये, 20,000 रुपये वो बिल्डिंग अस्पताल की है या स्कूल की है, इसके आधार पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक सड़क का सवाल है, सड़क की लंबाई हो सकती है, उसमें कितनी लेन है, लेन की संख्या हो सकती है, सामग्री अर्थात कंक्रीट की सड़क है या बिटुमेन की सड़क है, लोडिंग क्या है, क्या वो एक हल्की सड़क है जिस पर कि हम नहीं समझते हैं कि बहुत भारी गाड़ियाँ चलेंगी, या वो एक भारी वाहनों के लिए सड़क बनाई जा रही है। इसके आधार पर उसका प्रारंभिक अनुमान भी अलग अलग हो सकता है। इस तरीके की किसी फैसिलिटी का सवाल है, वहाँ पर उपभोगकर्ताओं की संख्या, आखिर हमारा ये प्लांट 10,000 लोगों के लिए है या 5,000 लोगों के लिए है, उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक है, अनुभव के आधार पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का खर्चा आएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में। इसी प्रकार पुल के लिए कहाँ पर पुल बन रहा है, उसका स्थान, किस तरीके की लोडिंग है, वह सड़क पुल है या रेल पुल है, कितना स्पैन है, नींव की प्रकृति क्या है, क्या उसमें पाइलिंग होगी या नहीं होगी, पाइल कितनी गहरी होंगी अगर होंगी, इत्यादि। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संरचनाओं का प्रारंभिक अनुमान लगाया जाता है। यह बात हुई हमारी आज की चर्चा में अनुमानित लागत। यहाँ पर इस स्लाइड में दी गई प्रकाशित पुस्तकें आपको इस लेक्चर में कवर किए गए मटेरियल और बल्कि पूरे पाठ्यक्रम में जो मटेरियल हम कवर कर रहे हैं उसको समझने में सार्थक सिद्ध होंगी। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट भी दी है CPWD की, जहाँ से कि आप एनालिसिस ऑफ रेट्स को लेकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।